नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12, जिसमें आप सभी को पढ़ना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के 2020 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा आपका पेपर कोड F12 जो है वह 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 40 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है और 60 नंबर आपका जो है आंतरिक होता है, यानी कि इंटरनल होता है। तो 40 नंबर की परीक्षा में जो है प्रश्नों का प्रारूप कैसा रहता है और कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दीजिए कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जो है कुल प्रश्नों की संख्या 9 रहती है और इसके लिए आपको समय 2 घंटे निर्धारित किए रहते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित रहता है, यानी खंड क और खंड ख। जो खंड क होता है इसमें जो है 6 प्रश्न रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि विकल्प के साथ 6 प्रश्न, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके 12 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न में एक विकल्प भी रहता है, यानी कि 12 प्रश्न रहता है, जिसमें से आपको 6 प्रश्न का उत्तर आपको देने हैं। उत्तर कैसे देना है? 75 से 100 शब्दों में आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 5 अंक निर्धारित किए गए रहते हैं, यानी कि 6 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 5 अंक का, यानी कि 30 नंबर आपको खंड क से मिल जाएंगे। ठीक है, बच गया 10 नंबर। तो 10 नंबर के लिए आपका खंड ख में यहाँ दिया हुआ है कि 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है। इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी कि खंड ख से आपको 30 नंबर मिलते हैं और खंड ख से आपको 10 नंबर, यानी कि टोटल आपका 40 नंबर का बंटवारा ऐसे किया रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न थे जो कि पिछली परीक्षा में आप सभी से पूछे गए थे। आगामी परीक्षा में भी इसी आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला प्रश्न में दिया गया है कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीकी, ये आप याद रखेंगे, का उचित उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में मदद करता है। कैसे? यहाँ पर कह रहा है कि आईसीटी के द्वारा जो हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करते हैं, कि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया जो विद्यालय में संपन्न की जाती है, वो क्या करता है? उसे रुचिकर बनाते हैं, यानी कि उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। कैसे इंटरेस्टिंग बनाता है वो आपको बताना है। देखिए, जो भी हम विद्यालय में आईसीटी से संबंधित कोई भी टूल्स का प्रयोग करेंगे, ऑडियो वीडियो माध्यम में पढ़ाएंगे, उन्हें प्रोजेक्टर विधि से पढ़ाएंगे, कोई चीज़ दिखा करके पढ़ाएंगे, तो क्या होगा? छात्रों में रुचि बनी रहेगी और रुचि जब बनेगी, जब काम में मन लगेगा, हमें रुचि आएगी, तो चीज़ें हम आसानी से समझ सकते हैं। तो वही कह रहा है कैसे होता है, आपको इसमें लिखना है। प्रश्न 1 का ही ऑप्शनल दिया है, इसमें कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में आईसीटी की भूमिका पर प्रकाश डालें। ये भी उसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा पैटर्न बस बदल दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि क्या कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो हम प्रभावी बनाएंगे, इसको हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इफेक्टिव बनाने के लिए आईसीटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस पर आपको प्रकाश डालना है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। अगला हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में, इसमें कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के प्रयोग की व्याख्या करें। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, कंप्यूटर का क्या उपयोग है? देखिए, कंप्यूटर अलग है, आईसीटी अलग है। आईसीटी का जब यूज जो रहता है उसमें आपका इंटरनेट भी आता है, इंटरनेट से संबंधित सब चीज़ें। और यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर का उपयोग। केवल कंप्यूटर का उपयोग हम कैसे करेंगे? कंप्यूटर का उपयोग यानी कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सब का प्रयोग करके हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे प्रभावी बनाएंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ कह रहा है। 2 का ही ऑप्शनल प्रश्न है कि कंप्यूटर की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ये बहुत आसान प्रश्न है। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता है, उन सभी विशेषताओं को आपको लिख देना है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसकी व्याख्या करें।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे शॉर्ट में कहते हैं MS ऑफिस। MS ऑफिस के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। MS ऑफिस जो होता है इसके अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब क्या है MS ऑफिस के एप्लीकेशन है। तो कह रहे हैं कि ये क्या होता है, इसके कार्यप्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा का ये ऑप्शनल प्रश्न है, ऑफिस ऑटोमेशन के विभिन्न सॉफ्टवेयर पर प्रकाश डालें। अब देखिए ऑफिस ऑटोमेशन जो होता है, जो आपका MS ऑफिस है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक वो ऑफिस ऑटोमेशन ही है, यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जिसको ऑफिस में यूज किया जाए, ऑफिस के कार्यों में यूज करने के लिए ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर बस नाम बदल दिया, यहाँ पर कह रहा है कि ऑफिस ऑटोमेशन के विभिन्न सॉफ्टवेयर, इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं उन सभी के बारे में आपको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। हम अगला जानते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है यानी कि प्रश्न संख्या 4 में भी देखिए वही प्रश्न फिर से रिपीट किया है। यहाँ पर कह रहा है कि MS वर्ड की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। अब पिछले प्रश्न में आपने देखा था, वहाँ पूछा था MS ऑफिस और यहाँ कह रहा है MS वर्ड। तो MS वर्ड क्या है, MS ऑफिस का ही एक पार्ट है। MS ऑफिस के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया था कि तो इनमें कई सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि MS वर्ड आ गया, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब क्या है MS ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत आते हैं। उसके अंतर्गत MS वर्ड आपका जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये अलग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि MS वर्ड की उपयोगिता क्या है, MS वर्ड पर क्या कार्यप्रणाली कर सकते हैं, उसका हम एजुकेशन में कैसे प्रयोग करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। चौथा का ही ऑप्शनल जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि शिक्षण अधिगम में ऑडियो विजुअल एवं मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता पर प्रकाश डालें। जब हम टीचिंग लर्निंग का कार्य करते हैं शिक्षण अधिगम में जो है ऑडियो विजुअल यानी कि वैसा माध्यम जिसमें केवल हमें साउंड सुनाई, केवल ऑडियो, विजुअल यानी कि इसे हम देख सके। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये ऑडियो विजुअल का एग्जाम्पल है, जिसमें आप साउंड भी सुन रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं। तो और दूसरा होता है मल्टीमीडिया भी इसी का पार्ट है। इसमें बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं मल्टीमीडिया में, ऑल थी आ गई, ऑडियो विजुअल या जितनी भी पार्ट इसके उपकरण है सब मल्टीमीडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कह रहा है कि इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये हर साल रिपीट करता है। इसमें कह रहा है स्प्रेडशीट की उपयोगिता की व्याख्या करें। बहुत प्रशिक्षु जो है स्प्रेडशीट समझ नहीं पाते कि स्प्रेडशीट होता क्या है। देखिए स्प्रेडशीट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका MS वर्ड होता है जिसमें हम वर्ड से संबंधित काम करते हैं, उसी तरह स्प्रेडशीट जो होता है इसमें फाइल सिस्टम होता है, फाइल की तरह इसमें काम किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है क्या है, एक स्प्रेडशीट है। तो वही कह रहा है कि स्प्रेडशीट की उपयोगिता क्या होती है, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का ही हमारा ऑप्शनल जो प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि विद्यालय के उन कार्यों की सूची बनाए जहां स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। देखिए स्प्रेडशीट, अब यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ कहाँ स्प्रेडशीट का हम प्रयोग करते हैं, तो इसका जो है अधिकतर प्रयोग जो है ऑफिस के कार्यों में किया जाता है, यानी कि छात्रों का उपस्थिति दर्ज करनी हो, उनका रिजल्ट तैयार करना हो, कर्मचारियों को वेतन का लिस्ट तैयार करना हो, तो इन सब कार्यों के लिए क्या होता है स्प्रेडशीट का प्रयोग विद्यालय में किया जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 में जो है पूछ रहा है कि स्लाइड डिजाइन की प्रक्रिया स्पष्ट करें। अब देखिए स्लाइड डिजाइन, यहाँ पर क्या किया, बस शब्दों को थोड़ा सा घुमा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। स्लाइड डिजाइन की जिसे आप लोग MS पावर पॉइंट का यूज करते होंगे, तो MS पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड का निर्माण करते हैं। तो वही कह रहा है स्लाइड डिजाइन, ये प्रक्रिया क्या होती है, जो प्रक्रिया आपके MS पावर पॉइंट में होती है, स्लाइड के द्वारा एक एक चीज़ को हम प्रदर्शित करते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट के बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्लाइड डिजाइन आपका वही होता है। अगला प्रश्न है 6 का ही ऑप्शनल प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि शिक्षण अधिगम में MS पावर पॉइंट की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। देखिए इसी प्रश्न को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, यहाँ पर नाम दे दिया MS पावर पॉइंट, इसकी क्या उपयोगिता है इस पर प्रकाश डालना है। दोनों प्रश्न एक ही है, बस इसको थोड़ा सा शब्दों का अंतर है। अब मैं इसमें भी
स्पष्ट कर दिया पावर पॉइंट के बारे में, पावर पॉइंट की क्या उपयोगिता है इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं आपका सेक्शन बी जो है, यानी कि खंड ख का जो है, इसका आपको उत्तर जो है 200 से 250 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न इसका है, यानी कि प्रश्न संख्या 7 है, सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उपकरणों को सूचीबद्ध करें एवं किन्हीं 3 उपकरणों का संक्षिप्त उल्लेख करें। इसमें कह रहा है कि आपको आईसीटी के अंतर्गत जितने भी उपकरण आते हैं वो कौन कौन से उपकरण है जिसका प्रयोग हम आईसीटी में कर सकते हैं, उन सबको की सूची आपको तैयार करनी है और उनमें से किसी 3 उपकरण के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है। अब आईसीटी में सबसे बड़ा पहला उपकरण का आपका क्या आएगा, आपका कंप्यूटर हो गया। अब कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस में कई सारे डिवाइस आते हैं, उन सब के बारे में से किसी 3 का लेकर के आपको यहाँ पर चर्चा कर देनी है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। आपका जो 8वां जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि शिक्षण अधिगम में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालें। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि इंटरनेट का जो है टीचिंग लर्निंग में क्या भूमिका है, क्या योगदान होता है इंटरनेट का, वो आपको बताना है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम और 9वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। पहला है वेब ब्राउज़र, दूसरा ई लर्निंग, तीसरा मोबाइल और चौथा है पेन ड्राइव। इन चारों पर आपको, चारों में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आज चर्चा किए डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के अंतर्गत 2020 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।